हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पेपर का बाल विकास का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के लिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपात मापनी। मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर या प्रकार होते हैं। नंबर 1 शाब्दिक या नामित मापनी, 2 क्रमिक मापनी, 3 अंतराल मापनी, 4 अनुपात मापनी। अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डैश में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराहम में। फ्रेंड्स, सिग्मंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य प्रत्यय नंबर 1 चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, और नंबर 2 इदम अहम व परा अहम माने जाते हैं। फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम अहम एवं अंत्य अहम यानी कि पराहम, इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय स्थापित कर लेता है। फ्राइड के अनुसार इदम व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि जो पराहम है यानी कि सुपर ईगो है, सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। एवं अहम यानी कि ईगो इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। पराहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्यवहारवादी डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। तो यह किस व्यवहारवादी ने कहा है? यह कहा है वाटसन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वाटसन जो है वो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी वैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1931 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। इनका मुख्य कथन था, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित करने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। तो ध्यान आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो उद्दीपन की तीव्रता की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की जो तीव्रता है वो जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति इतना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेरणा। प्रेरणा जो है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। इसी लिए थॉमसन ने लिखा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यानी कि जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कथन जो है वो थॉमसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्राइड के अनुसार, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्राइड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। सिगमंड फ्राइड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे। उन्हें मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता माना जाता है। फ्राइड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत की तथा उनके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हैं चारों ये गलत दिए हुए हैं।
यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वुडवर्थ। क्या होगा फ्रेंड्स? वुडवर्थ। यहाँ पर वुडवर्थ होगा। यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है। SOR जो है वो वुडवर्थ द्वारा प्रस्तावित है। अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के अनुसार कार्य करती है। और यहाँ पर कोई भी जो विकल्प है वो सही दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि। क्या होगा फ्रेंड्स? रुचि हो जाएगा। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने में स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी गई बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। जैसे मान लो यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रख दी जाए तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि काली मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन की परिभाषा है, व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तंभाकृति। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहते हैं। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है फ्रेंड्स मूल प्रवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है, इसे जो है निर्माण काल कहा जाता है या फिर सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे कि रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना आदि। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया था। तो इस सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया था वनमानुषों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत देने का श्रेय है वो है जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को, जिसने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओपेज में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया है। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक सूझ की क्षमता का विकास कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे भी सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। ये अंतर होता है फ्रेंड्स बुद्धि में और सृजनशीलता में। अतः जो बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन है वो नहीं किया जा सकता, तथा यह भी निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशील भी
सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, अधिगम में डैश ने का प्रभाव का नियम दिया। तो अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। थॉर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्य 3 नियम बताए थे। नंबर 1 तत्परता का नियम, 2 प्रभाव का नियम, 3 अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्यतः 2 कार्य करने की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। नंबर 2 है शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति अभिरुचि बढ़े। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तार्किक विधि का। स्मृति जो है वो वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों तथा अधिगम द्वारा सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। प्रत्यायन विधि, पहचान विधि तथा पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित हैं तथा तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश द्वारा किया गया था। तो TAT का विकास जो किया गया था वो किया गया था मरे द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक MS मुरे द्वारा किया गया था। टैट परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक कार्ड सादा रहता है तथा परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में। मनोविज्ञान द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जिसके परिणामस्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजतापूर्वक अधिगम कर सकें। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समन्वय का या सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत, फिर तीसरा नंबर है व्यक्तिकता का सिद्धांत, चौथा है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत और पांचवा है विकास क्रम का सिद्धांत। लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो यह आधारित है तत्परता के नियम पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित रहती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय यानी कि संकल्पना निर्माण का के सोपान निम्न है। एक है प्रत्यक्षीकरण, फिर विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्रथम सोपान है वो क्या है, वो है प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। तो यह किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था वेंडूरा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय संकल्पना अल्बर्ट वेंडूरा के द्वारा दिया गया। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है। इसे पहले अनुकरण कहा जाता था। वेंडूरा ने
कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? तो यह है फ्रेंड्स आगमन विधि के सोपान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का जो सोपान है वो आगमन विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक निर्धारक कौन कौन से हैं? अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ आदि। नेक्स्ट है 26 बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। तो यह कहलाती है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम्स के साथ पैदा होते हैं। 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट माता से ग्रहण करते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम आ जाता है जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। यह आनुवंशिक परिवर्तन शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास के गति को धीमा कर देती है और शिशु में मध्यम से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बनती है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था में। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर यानी कि रूढ़िगत नैतिक स्तर और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान क्रिया के दौरान सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। तत्पश्चात ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था युंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।